Welcome to CI International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम चैप्टर रीड कर रहे थे वन विविधता की समझ। विविधता क्या थी बेटा? विविधता यानी कि अनेकता। जैसे कि आप देखिए हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं। कोई हरियाणा का है, कोई पंजाब का है, कोई जम्मू का है, जिसके कारण उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनकी बोली, उनकी भाषा और यहाँ तक कि उनके कपड़े पहनने का ढंग भी अलग होता है, उनके रीति रिवाज अलग हैं। ये सब हमारी क्या कहलाती है? डाइवर्सिटी यानी कि विविधता। ये विविधता है, लेकिन अमीर या गरीब होना कोई विविधता नहीं है। हमने समीर 1 और समीर 2 की स्टोरी पढ़ी कि किस तरीके से विविधता होते हुए भी ये दोनों बच्चे आपस में दोस्त बने। विविधता जो है उनकी दोस्ती के बीच में कोई मैटर नहीं कर पाई। ऐसा नहीं था कि एक बच्चा पढ़ा लिखा था, दूसरा पढ़ा लिखा नहीं था। एक की उम्र थोड़ी ज्यादा थी, एक थोड़े कम उम्र का था। एक बच्चा स्कूल जाता था और एक नहीं जाता था। इतना सब होते हुए भी ऐसा नहीं हो पाया कि वो बच्चे आपस में एक दूसरे से बात ना कर पाए हों। ठीक है, उनके धर्म भी अलग थे, फिर भी उन बच्चों के बीच दोस्ती हुई। तो बेटा ऐसा माना जाता है कि हमारे इंडिया के अंदर अनेकता में भी एकता पाई जाती है। जैसे कि आपने देखा अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लोग यहाँ रहते हैं, जिनके त्योहार अलग हैं, जिनके रीति रिवाज बिल्कुल डिफर हैं, लेकिन फिर भी वे भारतीय हैं, वे सब भारतीय हैं। और जब भारत पर कोई मुसीबत पड़ती है तो ये सब क्षेत्रों के लोग एक साथ मिलकर खड़े हो जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि जब हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा कि जब अंग्रेजों ने भारत को अपना गुलाम बना लिया था, तो उस समय में क्या हुआ कि सभी भारतीय, चाहे वो अलग अलग क्षेत्रों के ही क्यों ना हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मिलकर एक साथ इकट्ठे हुए और उन्होंने एक साथ मिलकर अंग्रेजों का सामना किया और अपने देश को आजाद करवाया, जिसके फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आजाद हो गया। ठीक है बेटा, तो ये जो हमारा चैप्टर है विविधता की समझ, आज हम इसकी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। प्रश्न नंबर 1, सामाजिक बंटवारे का मुख्य आधार क्या होता है? तो बेटे सामाजिक बंटवारे का जो मुख्य आधार था वो था जाति व्यवस्था। जैसे कि आपने समीर 1 और समीर 2 की स्टोरी पढ़ी, उसके अंदर आपने देखा कि किस तरीके से जब दंगे हुए जाति के आधार पर हुए थे, हिंदू और मुस्लिम को लेकर, तो समाज जो बटा हुआ है वो जाति के आधार पर बटा है। प्रश्न नंबर 2, हमारी मातृभाषा कौन सी है? हमारी मातृभाषा है हिंदी। प्रश्न नंबर 3, लद्दाख में अधिकतर किस धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं? तो बेटे लद्दाख में अधिकतर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। प्रश्न नंबर 4, तिब्बत का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तिब्बत का प्रसिद्ध ग्रंथ है केसर सागा। और बेटा इस केसर सागा ग्रंथ को दोनों ही धर्म के लोग, बौद्ध हो या फिर वो मुस्लिम हो, दोनों ही मिलकर गाते हैं। प्रश्न नंबर 5, भारत की खोज पुस्तक की रचना किसने की? भारत की खोज जो पुस्तक थी उसके लेखक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही भारत की खोज पुस्तक जो लिखी उसमें हमें विचार दिया अनेकता में भी एकता। मतलब हमारी कंट्री इंडिया के अंदर इतनी डाइवर्सिटीज होते हुए भी, इतनी विविधता होते हुए भी एकता है। सब लोग हिंदुस्तानी हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों। प्रश्न नंबर 6, जलियांवाला बाग पंजाब के किस शहर में स्थित है? तो बेटा जो जलियांवाला बाग है वो पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। ये वही बाग है जहां पर जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर, जो एक बिल्कुल अहिंसात्मक रूप से सभा कर रहे थे, उन पर गोलियां चलाई थी। प्रश्न नंबर 7, धर्म के नाम पर होने वाले दंगों को क्या कहते हैं? धर्म के नाम पर होने वाले दंगों को सांप्रदायिक दंगे कहा जाता है। सांप्रदायिक दंगे मतलब जो धर्म के नाम पर हुए, जैसे कि आपने समीर 1 और समीर 2 की स्टोरी में देखा कि उस समय मेरठ के अंदर हिंदू और मुस्लिम आपस में झगड़ रहे थे। बहुत सारी उन्होंने तोड़फोड़ कर दी, बहुत सारे हिंदू लोगों ने मुस्लिम्स को मारा, मुस्लिम्स ने हिंदू को मारा, काफ़ी जगह पर आग लगा दी गई। तो इस प्रकार
धर्म के नाम पर जो भी दंगे होते हैं उनको हम सांप्रदायिक दंगे कहते हैं। प्रश्न नंबर 8, लद्दाख के रास्ते कौन सा धर्म चीन पहुंचा? ठीक है, बौद्ध धर्म। वो बौद्ध धर्म था जो लद्दाख के रास्ते चीन पहुंचा। लद्दाख से होते हुए ही बौद्ध धर्म चीन पहुंचा और चीन में जाकर बौद्ध धर्म के बहुत सारे अनुयायी बन गए। प्रश्न नंबर 9, छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है? छोटा तिब्बत बेटे लद्दाख को कहा जाता है। लद्दाख जो है एक डेजर्ट है, एक कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ पर ज़्यादा वनस्पति नहीं पाई जाती है, बहुत कम बारिश होती है, जिसके कारण ज़्यादा यहाँ पर खेती नहीं हो पाती और वर्ष में बहुत सारा समय ये पूरा का पूरा बर्फ से ढका रहता है और यहाँ के लोगों को पानी के लिए भी बर्फ के पिघलने का इंतजार करना पड़ता है। प्रश्न नंबर 10, लद्दाख में मुख्यतः किस धर्म के लोग रहते हैं? तो लद्दाख में मुख्यतः बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले बौद्ध धर्म ही लद्दाख में फैला और लद्दाख से ही चीन पहुंचा था बौद्ध धर्म, लेकिन यहाँ पर मुसलमान लोग भी काफी संख्या में रहते हैं और ये बौद्ध और मुस्लिम मिलकर यहाँ का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है केसर सागा उसको गाते हैं, उसको पढ़ते हैं और जितने भी रीति रिवाज हैं उनको मिलकर करते हैं। प्रश्न नंबर 12, लद्दाख के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? लद्दाख के लोगों का मुख्य व्यवसाय है भेड़ पालन। ठीक है, जो लद्दाख के लोग हैं वो भेड़ों को पालते हैं और ऐसी भेड़ जिससे बहुत ही अच्छी किस्म की ऊन प्राप्त होती है। ठीक है, मेरिनो भेड़ है वो जिससे अच्छी किस्म की ऊन प्राप्त होती है और इस ऊन के द्वारा कश्मीर, ये जो ऊन है कलेक्ट कर कश्मीर में बुनकरों को दे दी जाती है और वो इस ऊन से जो शॉल तैयार करते हैं वो शॉल बहुत ही गर्म होती है। पश्मीना जो शॉल है वो कश्मीर में ही बनाई जाती है और ये वही ऊन है जिसे लद्दाख के लोग अपनी भेड़ से प्राप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 13, केरल भारत के किस कोने में स्थित है? केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में, मतलब भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर हो गया, बिल्कुल लास्ट जो कॉर्नर है, ठीक है, जहाँ से आपका हिंद महासागर स्टार्ट हो जाता है वहाँ आपका केरल पड़ता है। इसके एक तरफ अरब सागर है, ठीक है, और एक तरफ इसके हिंद महासागर का कॉर्नर टच करता है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 14, केरल किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बेटा केरल जो है मसालों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर लौंग, इलायची, दालचीनी, इस प्रकार के मसालों की खेती काफी अधिक मात्रा में की जाती है और बहुत सारे व्यापारी इन्हीं मसालों से आकर्षित होकर केरल आए और केरल की जो जमीन है वो चावल की खेती के लिए भी बहुत ही अच्छी है। प्रश्न नंबर 15, वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? बेटा वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल का रहने वाला था। देखो बेटा वास्को डी गामा अमेरिका की खोज में निकला। अमेरिका की खोज में जब वास्को डी गामा पुर्तगाल से निकला तो उसने माना दुनिया तो राउंड है, ठीक है, तो उसने किसी भी कॉर्नर से यदि मैं स्टार्ट करूं तो मैं अमेरिका पहुंचूंगा। लेकिन जब उसने अपनी यात्रा स्टार्ट की पुर्तगाल से तो वो इंडिया में कालीकट के तट पर पहुंचा और उसने समुद्र के रास्ते भारत का मार्ग खोजा। सन 1498 ईस्वी में 1498 के अंदर वो कालीकट पहुंचा। इस तरीके से वास्को डी गामा द्वारा समुद्री रास्ते की खोज की गई और उसके बाद बहुत सारे यूरोपीय व्यापारी भारत आए। भारत से उन्होंने सूती वस्त्र खरीदा और मसालों को लेकर भी वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए। इन मसालों की और भारत के सूती कपड़ों की विदेशों में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। प्रश्न नंबर 16, ओणम का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो बच्चों ओणम का जो त्योहार है वो केरल में मनाया जाता है। आपने देखा ना हमारे इंडिया में डाइवर्सिटीज़ है, विविधताएं हैं, अनेकता है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, सबके धर्म अलग हैं। हिंदू लोग अगर दिवाली, होली इस प्रकार के त्यौहार मनाते हैं तो मुसलमान जो हैं वो ईद, बकरीद ये त्यौहार मनाते हैं और वहीं पर जो सिख हैं वो गुरु पर्व आदि त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, तो सभी लोगों के अपने अलग अलग त्यौहार हैं। तो जो केरल में मुख्य रूप से त्यौहार मनाया जाता है वो ओणम है। प्रश्न नंबर 17, केरल के लोग किन धर्मों का पालन करते हैं? बेटा केरल में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं जिनमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ठीक है,
और बौद्ध धर्म के भी हैं, तो बेटा हम इसमें लिख सकते हैं केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, हिंदू, ईसाई व बौद्ध धर्म शामिल हैं। तो बेटा ये हमने आज 1 से लेकर 17 क्वेश्चन तक किए हैं। आप इन्हें अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखिए, इन्हें लर्न कीजिए और बेटा एक बार वापस से अपनी नोटबुक के अंदर इसे मैच कर लेना कि कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कोई वर्ड कहीं गलत तो नहीं लिख दिया है, और साफ और सुंदर हैंडराइटिंग में आप इसे करना। ओके।